गुड मॉर्निंग दोस्तों। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ। जैसा कि आपको पता है कि हम लक्ष्मीकांत के सीरीज को कर रहे थे, तो उसी लक्ष्मीकांत की सीरीज को मैं आगे बढ़ते हुए मैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आया हूँ, दैट इज़ पार्लियामेंट। थोड़ी सी जैसे मैं बताया था, ऑफिस की टाइमिंग्स को लेकर के कुछ चीज़ें थोड़ी इधर गड़बड़ा गई थी, पर अब वापस से वो चीज़ें चलेंगी और रेगुलर रहेंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बस मैं इतना ही कहूँगा, चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उतना ही अच्छा होगा। और जितने गरीब से गरीब तबके तक पहुंचा सकते हैं चैनल को उतना पहुंचाएं, है ना। और विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज आवर पार्लियामेंट, है ना। आवर पार्लियामेंट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आवर पार्लियामेंट में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट जो होता है दैट इज पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्लियामेंट। ठीक। नेक्स्ट, जो आर्टिकल्स इससे रिलेटेड है, कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत ये आता है, ये आता है आर्टिकल्स 79 टू 122 के तहत ये आता है। ठीक है। ये एक सेकंड में थोड़ा इसे पतला करूँ। आर्टिकल 79 टू 122 के तहत पार्लियामेंट डील करता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। बाकी चीजें मैंने आपको ओवरव्यू में पहले ही बता दी थी कि वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। उसके बारे में हम लोग चीजें पढ़ेंगे और धीरे धीरे पूरी पार्लियामेंट की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर लक्ष्मीकांत का, तो कई पार्ट्स में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, है ना, कि पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार है, किस प्रकार पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, कौन कौन है। ऐसा हमें लगता है कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है, पर ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के जो पार्ट है वो कौन कौन है। प्रेसिडेंट is part of the parliament, then basically lok sabha is the part of the parliament as well as rajya sabha is the part of the parliament। तो अब एक और चीज यहाँ बता, तो हमारे अगर इसे भी कई बार पूछा जाता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है कि पार्लियामेंट में क्या कौन कौन पार्ट है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, लोकसभा राज्यसभा हिंदी नाम, नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये हिंदी नाम नहीं था। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा लोकसभा का था हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा नाम था। नहीं, लोकसभा राज्यसभा नाम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। ठीक है, उसके अंदर नाम था लोकसभा का हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा एंड राज्यसभा नेम्स जो थे ये अडॉप्ट कब किए गए थे, ये अडॉप्ट किए गए थे 1954 में। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज कह सकता हूं है कि लोकसभा और राज्यसभा वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये 1954 में अडॉप्ट किए गए थे। तो सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनका नाम था, लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा पैटर्न है। अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में बात करें जो हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश टाइप का है, ना कि अमेरिकन टाइप। ये मैंने बहुत पहले डील किया था। ठीक है, ब्रिटिश टाइप है, ना कि यूएसएस टाइप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मैं पहले भी कहा था कि ब्रिटेन के अंदर जो एक जैसे ब्रिटेन स्टाइल के जैसा हमारा है सिस्टम कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में सेपरेट सिस्टम है, प्रेसिडेंट एक अलग है। ठीक है, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द वहाँ का जो पार्लियामेंट है जिसे हम सीनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इस मामले में हम कौन सा स्टाइल फॉलो करते हैं, वेस्टमिंस्टर स्टाइल। ब्रिटिश स्टाइल को बहुत फेमसली कहा जाता है कौन सा स्टाइल, वेस्टमिंस्टर स्टाइल, वेस्टमिंस्टर स्टाइल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है कॉम्पोजिशन ऑफ द टू हाउसेस। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दोनों हाउस की कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राज्यसभा, दैट इज द अपर हाउस। राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस और लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोअर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं, अभी चुनाव हुई थी जिसमें मोदी जी जीत के आए हैं, पब्लिक खुद डायरेक्टली इलेक्ट करती है। लेकिन राज्यसभा मैंने आपको बताया था वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, पब्लिक द्वारा
चुने गए जो इलेक्टेड पीपल है वो सिलेक्ट करते हैं। तो राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस एंड लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। और ओरिजिनल संविधान में इसका नाम हुआ करता था राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स होते हैं, टोटल होते हैं दैट इज 250 मेंबर्स। ध्यान दीजिए, इन चीजों से बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव्स बनता है। 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। अब इस 250 में याद रखिएगा 238 जो होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। किसके रिप्रेजेंटेटिव? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। जो बचे 12 हुए, 12 दे आर नॉमिनेटेड। ये नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाई, कौन इन्हें नॉमिनेट करता है? दे आर नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। कौन लोग ये होते हैं? जो लोग स्पेशल पीपल होते हैं, जो लिटरेचर से जुड़े हुए, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, जैसे आपने देखा होगा रेखा थी फिल्म इंडस्ट्री से, सचिन तेंदुलकर थे स्पोर्ट्स कोटा से, है ना, वो लोग होते हैं। ठीक, जो फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो डील करता है बेसिकली अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू राज्यसभा। किस स्टेट को कितना सीट रहेगा, ठीक है, राज्यसभा में, उससे डील करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात कर लें तो जो स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं स्टेट के, वो कैसे इलेक्ट होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, किस तरह से वोटिंग होती है? क्या फर्स्ट एफपीटीपी सिस्टम है जैसे लोकसभा में होता है? नहीं। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्टेड मेंबर्स मतलब कि जो नॉमिनेटेड होंगे या जो वहां के नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो इसमें नहीं पार्ट लेते हैं। सो राज्यसभा को कौन चुनता है? राज्यसभा में को कैसे मेंबर्स को चुने जाते हैं, कौन उसे वोट करता है? जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो करते हैं वोटिंग। इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वहां पर वो नहीं करते होंगे। और जो सिस्टम है वो वही सिस्टम है दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये मैंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको बताया था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लें। ठीक है, जो सीट्स एलोकेट होते हैं, सीट्स आर एलोकेटेड ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स एलोकेशन होती है राज्यसभा में। ठीक, नाउ हम लोग बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। तो देखिए यूनियन टेरिटरी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो उसके जो मेंबर होते हैं, दीज आर इलेक्टेड बाय, एक स्पेशली इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है इनके लिए। दीज आर इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, स्पेशली क्रिएटेड फॉर द पर्पस। इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्पेशली क्रिएट किए जाते हैं और वही चुनते हैं। इलेक्शन का सिस्टम ठीक है, सिस्टम वही है, सिस्टम सेम एज अबव, दैट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि क्या सर सारे यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया में सभी को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, ओनली 2 को रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज पौंडीचेरी एंड नेशनल यूनियन कैपिटल जो है, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, दैट इज पौंडीचेरी और दिल्ली। सिर्फ इन्हीं को रिप्रेजेंटेशन है यूटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। ठीक है, क्यों नहीं है वो भी एक रीजन है, जो पॉपुलेशन है अदर यूनियन टेरिटरीज का वो बहुत स्मॉल है फॉर रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, है ना, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। किसके प्रेसिडेंट नॉमिनेट किसे करते हैं? कोई स्पेशल पर्सन फिगर्स हैं, जैसे ग्रेट फिगर्स हैं स्पोर्ट्स के अंदर, ग्रेट फिगर्स हैं आपके
लिटरेचर के अंदर, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से जो रेखा हुई थी, सचिन तेंदुलकर हुए थे ना, वो करते हैं। यहीं पर एक बात लक्ष्मीकांत पे लिखा हुआ है कि अमेरिकन सीनेट में, कई बार देखिए आ जाता है प्रीलिम्स में, इसलिए बता दे रहे हैं, अमेरिकन सीनेट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है नॉमिनेटेड मेंबर्स का। अमेरिकन सीनेट में नो सच सिस्टम ऑफ नॉमिनेटेड। तो ये राज्यसभा की पूरी कहानी थी कि स्टेट की रिप्रेजेंटेशन कहती है कैसे चुने जाते हैं, यूटी की रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी को, और कैसे चुने जाते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं। अब लोकसभा की हम लोग बात कर लें, तो लोकसभा की कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो लोकसभा की कंपोजिशन कुछ इस प्रकार है कि लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स हैं, लोकसभा में, दैट इज 552। अब इसमें से जो 530 हैं, ठीक है, वो स्टेट से चुने जाते हैं, जो 530 वो स्टेट से चुने जाते हैं, जो 20 हैं वो यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्लस 2 जो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे। क्यों थे कह रहे हैं वो बताता हूँ, ठीक है। और इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, लेकिन नाउ दिस प्रोविजन हैज एंडेड, नाउ इट हैज बीन एंडेड, अब ये एंड हो चुका है, ठीक है। कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाली जो थी वो आप चेक कर सकते हैं, वो अब कहानी एंड हो चुकी है। तो 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूटीज, ठीक है। तो टोटल जो होती है वो 552 होती है इसकी कैपेसिटी। एग्जैक्ट जो न्यू फिगर है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि 552 है, तब वो घट करके 550 हो गया है, या इस लेक्चर के लास्ट में बता दूंगा, या वो 5 जो 2 है वो कहीं और से लिया जा रहा है, वो बता दूंगा। अब बात करते हैं स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे है इसके अंदर। स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे, आपको पता है स्टेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है भाई, डायरेक्ट इलेक्शन से आप अपने एमपी को चुनते हैं, ठीक है। अभी हाल में चुनाव हुआ था, आम चुनाव, ठीक। वोटिंग एज जो है वो कितनी है भाई, 18 है। पहले 21 हुई करती थी, 21 से 18 घटा करके लाया गया है। ये पूछा गया है कई बार यूपीपीसीएस वगैरह में भी कि 61st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1988 के तहत ये अमेंडमेंट करके वोटिंग एज हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। अब देखते हैं कि भाई यूटी की कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। तो देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था यूटी से रिलेटेड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया था, कॉन्स्टिट्यूशन गेव पावर्स टू पार्लियामेंट, है ना, पावर टू पार्लियामेंट कि वो चुने, वो बताए, डिसाइड करे कि किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट होंगे लोकसभा में। और इसी से रिलेटेड पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है जिस कानून का नाम है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, में लिख नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं, यूनियन टेरिटरीज इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज एक्ट बनाया गया है, यूनियन टेरिटरीज एक्ट, ठीक है, जिसके तहत एमपी चुन के लोकसभा में भेजे जाते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफिक से ज्यादा अच्छा समझ में आता है, बोलिए क्लियर है। अब आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात। तो देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 होते थे, और किस कम्युनिटी के होते थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, ठीक है। और इन्हें कौन चुनता था, इन्हें प्रेसिडेंट चुनते थे, राष्ट्रपति चुनते थे। नाउ this provision has been repealed, this has been repealed मतलब खत्म कर दिया गया। तो अब ये प्रोविजन खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ इलेक्शंस क्या है भाई लोकसभा में, सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है लोकसभा में। तो देखिए राज्यसभा में जैसा आपने देखा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो नहीं है। सिस्टम ऑफ इलेक्शन है यहाँ एफपीटीपी सिस्टम, किसके मेरिट्स किसके डिमेरिट्स हम लोग आगे भी देख लेंगे, है ना। एफपीटीपी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम, है ना, इसके बेसिस पर होता है। और क्या है भाई इसमें बहुत सारी बातें, सिर्फ इतनी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर स्टेट्स जो होते हैं, वेरियस स्टेट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइडेड होते हैं। अब इसमें 2 मुख्य बातें ध्यान रखनी है, हर स्टेट को कितने सीट्स दिए जाते हैं। आप देखेंगे किसी सिक्किम में 1 सीट है, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट है। तो हर स्टेट को सब किस बेसिस पे दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है किसी भी स्टेट को कि रेशियो जो हो, जो नंबर ऑफ सीट्स हर स्टेट अपॉन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, है ना, नंबर ऑफ सीट्स अपॉन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट का जो रेशियो हो वो हर स्टेट के लिए कांस्टेंट हो। इस तरह से किसी भी एक इंटर स्टेट पार्टी
इंटर स्टेट सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटर स्टेट सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होती है। और एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कैसे होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट से बिहार ले तो बिहार के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, तो वहां भी देखा जाता है ऐसा कि पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट, है ना, नंबर ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द स्टेट। तो समझिए दो बातें हैं, एक 29 स्टेट्स के बीच में कैसे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो है नंबर ऑफ सीट्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, ये कांस्टेंट आना चाहिए। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश का लार्ज पॉपुलेशन है तो उसे 80 सीट दी गई, सिक्किम को 1 सीट दी गई, बहुत वेरी स्मॉल पॉपुलेशन है, जहां तक मुझे याद है पॉपुलेशन वाइज वो स्मॉलेस्ट स्टेट भी आता है, एरिया वाइज शायद गोवा आता है। सिमिलरली अगर एक स्टेट के अंदर भी होता है कि भाई इस इधर इतने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये है कितने सीट्स होंगे, तो वो कैसे डिवाइडेड होता है, उसमें याद रखिए पॉपुलेशन ऊपर होता है, उसमें भी ऐसा डिवीजन किया जाता है कि पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट, वो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टेट। तो ये क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट की बात कर लें। देखिए रीएडजस्टमेंट दैट इज सेंसस के बाद परिसीमन आप सुने होंगे, है ना, डिलिमिटेशन होती है। तो देखिए ये इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी का इस बार का क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2024 का कि कितने बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए हैं, ठीक है। तो कितने बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा एक एक बात इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत की, डिलिमिटेशन जो कमीशन बनाए गए हैं, डिलिमिटेशन कमीशन वो 4 टाइम्स बनाए गए हैं। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। कौन कौन से साल बनाए गए हैं, 1952, 1962, 1972 एंड 2002। 3 बार परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन, है ना, डिलिमिटेशन कमीशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को घटाता है बढ़ाता है, ठीक है, उसकी बात है। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हर बार जब भी सेंसस हो, है ना, तो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, कि 29 स्टेट्स के बीच में भी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होना चाहिए और मतलब एडजस्टमेंट होना चाहिए, और एक स्टेट के अंदर भी, ठीक है। और उसको क्या लेकर के उसको, उसमें एक कहानी मैं आपको बता दूं, कहानी ये है कि उसे फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है, उसे फ्रीज कर दिया गया है। तो पहले 2001 तक फ्रीज किया गया था, ठीक है, फिर उसे एक्सटेंड कर दिया गया, और जो लेटेस्ट मैं आपको उसमें इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, उसने कहा है कि जो आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं, जो प्रेजेंट स्टेटस है, बाकी रटने का कोई जरूरत नहीं है, जो प्रेजेंट स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत कि डिलिमिटेशन कैन बी डन, ठीक है, बट ऑन द सेंसस 2001, मतलब 2001 के सेंसस से आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या था, 84th मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव के लिए, 84th अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने कहा था अगर आप डिलिमिटेशन करेंगे, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 1991, ठीक है, 1991 के बेसिस पे करेंगे। लेकिन फिर फाइनली आया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं उसको याद रखिए कि जो प्रेजेंट स्टेटस है वो ये है कि 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 वो कहता है कि डिलिमिटेशन कर सकते हैं, लेकिन किस बेसिस पे, 2001 के सेंसस के पॉपुलेशन फिगर्स के बेसिस पे। लेकिन उसमें भी एक आपको कैविएट रखनी है, कैविएट समझते हैं ना, एक डिस्क्लेमर, एक आपको ध्यान देना है, कॉशन रखना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ सीट्स allotted to each state must not be changed। तो अगर ऑब्जेक्टिव इस चीज से रिलेटेड आती है तो उसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि सेंसस किस 2001, तो याद रखना है कि आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं, लेकिन 2001 के पॉपुलेशन फिगर पे एक चीज, 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 कहता है इस चीज को, दूसरी चीज, तीसरी चीज पर इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आप परिसीमन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का क्या हिसाब है, भाई सीट्स रिजर्व्ड है क्या एससी एसटी के लिए लोकसभा में? बिल्कुल रिजर्व्ड है। तो देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एसटी एससी एसटी, कई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं वो एससी एसटी के लिए रिजर्व्ड है कि दे कैन ओनली कंटेस्ट फ्रॉम दोज पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, रिजर्व्ड फॉर एससी एंड एसटी, एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड है, सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं। इसे कई बार एक्सटेंड किया गया है 10 साल तक और करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी बात है कि वही चीज कि रीफिक्सिंग ऑफ द रिजर्व सीट्स को 84th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि 1991 सेंसस के बेसिस पे होगा, है ना, रीफिक्सिंग ऑन बेसिस ऑफ 1991 सेंसस, ठीक है। लेकिन फिर कौन आया? दैट इज 87th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, 2001 सेंसस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्यों एफपीटीपी सिस्टम लिया गया। वो मेंस की चर्चा है ना, वो मेंस की चर्चा है, और लास्ट में जब मेंस इस चैप्टर के एंड में जब मेंस पढ़ा रहे होंगे तो वहां बात कर लीजिए, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व्ड है, एससी के लिए भी है रिजर्व्ड और एसटी के लिए भी है। मैं यहाँ रेड से लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन रखिएगा, नॉट फॉर ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी के लिए नो सीट्स रिजर्व, नो रिजर्वेशन इन लोकसभा फॉर ओबीसी, ठीक है। सिमिलरली राज्यसभा में आप चले जाएं तो ना ओबीसी के लिए है ना ही एससी एसटी के लिए, ठीक है। बोलिए क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वो हम लोग बाद में देख लेंगे क्यों एफपीटीपी के ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करें मेंस का लेक्चर में देखेंगे, मतलब मेंस के आएंगे इसी लेक्चर के एंड में। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउसेस या टेन्योर ऑफ टू हाउसेस, है ना, ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस। तो ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा। तो राज्यसभा की ड्यूरेशन क्या हो, देखिए ये इसका डिजोल्व कभी करता ही नहीं है, ठीक है, इसका डिजोल्यूशन नहीं होता। सेकेंड चीज क्या है कि हर 2 साल बाद, ठीक है, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर जो होते हैं इसके रिटायर कर जाते हैं, ठीक है, 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर कर जाते हैं। जो फर्स्ट लोकसभा राज्यसभा था, याद रखिएगा, उसमें लॉटरी से, ये भी मैंने एक बार देखा है विजन केस में, लॉटरी सिस्टम से रिटायरमेंट की गई थी, क्योंकि ऐसा तो था नहीं भाई किसको रिटायर किया जाए, सभी एक साथ ज्वाइन किए थे, तो लॉटरी सिस्टम से रिटायरमेंट दी गई थी, याद रखिएगा सभी को। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड थिंग, लॉटरी सिस्टम से दी गई थी। जो इसका टेन्योर होता है राज्यसभा का, वो होता है, एक सेकेंड, जो उसका टेन्योर होता है वो होता है 6 ईयर्स का, बट नॉट बाई कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इसका टेन्योर को फिक्स नहीं किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और उसने बताया फिक्स किया है इसका टेन्योर 6 ईयर्स। कितना टेन्योर फिक्स किया है? 6 ईयर्स, ठीक है। किसका? राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा तो डिसॉल्व होता नहीं, टेन्योर ऑफ मेंबर्स, टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जैसे लोकसभा में 5 साल होता है, आगे हम लोग देखेंगे राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया है, तो किसने कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया है, तो किसने किया है सर? वो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया, और पार्लियामेंट ने आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत 6 साल की टेन्योर फिक्स किए एक मेंबर ऑफ राज्यसभा की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, और उसी एक्ट के तहत ये कहा गया था कि भाई कुछ मेंबर्स को रिटायर किया जाए, तो कैसे रिटायर किया गया? तो लॉटरी सिस्टम से रिटायर किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकसभा की टेन्योर क्या है भाई। तो लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो ये आपको बताया गया था प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव चैप्टर में भी कि लोकसभा की नॉर्मल टर्म्स में क्या है, 5 ईयर्स होती है उसकी टेन्योर, ठीक है। ये अलग बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर पहले भी डिसॉल्व कराया जा सकता है, ठीक। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर 5 ईयर्स होता है, ठीक है, 5 ईयर्स पे ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये है कि, लेकिन ये हम लोग इमरजेंसी चैप्टर में ही पढ़ लिए थे कि इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी,
इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये हम लोग पहले भी इमरजेंसी में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। मेंबरशिप के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग राज्यसभा के लिए बात करते हैं। तो बंदे को सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। आप इंडिया के सिटीजन नहीं है तो यू कैन नॉट बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उससे एक ओथ लेना पड़ेगा कैंडिडेट का। ठीक है, कौन ओथ लेगा? जिसको भी इलेक्शन कमीशन ने ऑथोराइज किया है। ओथ के अंदर क्या होता है आप समझ लीजिए, टू बियर ट्रू फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, सेकंड क्या है, टू अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना, ये है। एज एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आपको राज्यसभा का मेंबर होना है तो 30 इयर्स ऑफ एज कम से कम होना चाहिए, तभी आप राज्यसभा के मेंबर रह सकते हैं। जैसे मैं अब हो चुका हूँ राज्यसभा के मेंबर बनने लगे। ठीक है, इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशंस टाइम टू टाइम जो पार्लियामेंट प्रोवाइड करे, है ना, अदर क्वालिफिकेशंस जो पार्लियामेंट डिसाइड करे, हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है, अब पार्लियामेंट ने कई सारे उसमें चूंकि अदर क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट डिसाइड करता है तो पार्लियामेंट ने कई कानून पास किए हैं और उससे रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा क्या है भाई कानून? पहला कानून है, पहले क्या होता था ना 2003 से पहले, कि अगर आप बिहार से चुन करके राज्यसभा के मेंबर आना चाहते हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा, एक इलेक्टर होना पड़ेगा उसी स्टेट, प्री इलेक्टर इन दैट स्टेट, है ना। अगर बिहार से आप चुन के आना चाहते हैं तो आप पे कंडीशन थी कि आपको क्या होना होगा, उस स्टेट के इलेक्टर मतलब वोटर रोल में आपका नाम होना चाहिए। ठीक, बट पोस्ट 2023 ने 2003 आप इलेक्टर इन एनी स्टेट, अगर आपको बिहार से राज्यसभा में चुन के आना है तो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट्स में इलेक्टर इन एनी स्टेट अगर होंगे तो आपका काम चल जाएगा स्टेट के साथ साथ यूटी में भी। ठीक है, हाँ एक और चीज है, लेकिन अगर आप रिजर्व सीट्स जो है ना, रिजर्व सीट्स जो हैं उससे आना चाहते हैं, अगर आप रिजर्व सीट से आना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एक सेकेंड, अगर आप रिजर्व सीट से आना चाहते हैं, ठीक, तो आपको यू मस्ट बी SC और ST इन एनी स्टेट, SC और ST इन एनी स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज, मतलब इस बात को समझिए ना कि अगर आप बिहार का किसी रिजर्व सीट से कंटेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बिहार की रिजर्व सीट से आना चाहते हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा कि आप देश के किसी भी स्टेट में SC ST हो, है ना, तभी आप कंटेस्ट कर सकते हैं, वरना कंटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है लोकसभा के लिए। ठीक है, इट्स नॉट फॉर राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहीं पर मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के लिए भी सब सिमिलर हैं, बस एज वाला जो है वो है 25 फॉर लोकसभा एंड दिस 30 फॉर राज्यसभा। बाकी लोकसभा के लिए यही सिटीजन होना चाहिए, ओथ यही होते हैं, अदर क्वालिफिकेशंस यही होते हैं। ठीक है, और इलेक्टर का भी यही है कि भैया आपको एक इलेक्टर होना होता है किसी भी कहाँ पे, अगर आपको पर्चा भरना है तो आपको इलेक्टर होना है किसी भी स्टेट में। ठीक है, जो मैंने एक और बात बताई कि SC ST जो है ना, SC ST जो है वो अगर कंटेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी स्टेट के SC ST लिस्ट में होना अनिवार्य है। ठीक है, और लेकिन SC ST जो है जनरल सीट पे भी कंटेस्ट कर सकते हैं, पर जनरल मेंबर SC ST की सीट पे कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस, कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी हैं। क्या है भाई कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस? ठीक है, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर और गवर्नर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत नहीं आते हैं। ठीक, और अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है आप उसको पहले रिजाइन कर। अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, है ना, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, है ना, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया।
वरना पद की लालच होगी, पैसे का घपला करेंगे, ये अलग बात है, लोग अब भी करते हैं। ठीक है, अगर वो सिटीजन नहीं है या किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लिया है वॉलंटरली, तो भी वो एप्लीकेबल नहीं है, तो भी वो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे। या एनी अदर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, कोई पार्लियामेंट के द्वारा अदर लॉ में बनाया गया उसके तहत वो डिस्क्वालीफाइड है, तो वो डिस्क्वालीफाइड है। कुछ अदर डिस्क्वालिफिकेशंस भी हैं। अदर कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशंस हैं भाई पार्लियामेंट द्वारा? अदर डिस्क्वालिफिकेशंस जो पार्लियामेंट ने लगाया है, आपको पता है लिली थॉमस केस था कि अगर आप किसी क्राइम में कन्विक्ट हैं और आपका पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं। ठीक आप अगर अपने एक्सपेंसेस का अकाउंट देने से नहीं दे रहे हैं सही से टाइमली, तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं। ठीक, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी गवर्नमेंट सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क्स और सर्विस, तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी सीट डिसमिस्ड है किसी गवर्नमेंट सर्विस से, डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, है ना, फॉर करप्शन, तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं। करप्शन या डिसलॉयल्टी, तो आप डिस्क्वालीफाइड है। ठीक है, या आप किसी एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स प्रमोट कर रहे हैं, है ना, और उसके तहत आप कन्विक्ट हुए हैं, तो आप डिस्क्वालीफाइड है। ये सब एडिशनल है। ठीक है, अब है कि अगर कौन हु डिसाइड्स की डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं, है ना, तो प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट्स डिसीजन इज फाइनल, बट ही शुड एक्ट एज पर एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पर वो एक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब बाइंड नहीं होता इलेक्शन कमीशन। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डिफेक्शन, कि डिफेक्शन के बेसिस पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है बहुत डिटेल में, शेड्यूल 10। ठीक है, कि आप जिस पार्टी के टिकट पर लड़े उससे रिजाइन कर दें, या आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं और आप ज्वाइन कर लेते हैं किसी पार्टी को इंडिपेंडेंट जीत करके। नॉमिनेटेड है लेकिन 6 महीना बाद ज्वाइन करते हैं, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, सब पहले डील किया हुआ है। ठीक है, या पार्टी विप के अगेंस्ट आप जा करके वोटिंग कर रहे हैं, तो इन और पार्टी उसको माफ नहीं कर रहा है, तो इस केस में इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट डिफेक्शन। लेकिन याद रखिएगा डिफेक्शन के केस में, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें वही चीज है, लेकिन डिफेक्शन के केस में, ठीक है, जो हु इज द स्पीकर, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी। स्पीकर लोकसभा में और चेयरमैन राज्यसभा में, है ना, ये डिसाइड करते हैं, दे आर द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है, दिस इज नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, दिस इज नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सीट्स की वैकेटिंग। अगर एक साथ 2 जगह से चुन गए तो क्या सीट्स की वेकेशन होती है? वैकेटिंग ऑफ सीट्स, अगर 2 जगह से चुन के आ रहे हैं तो, या 2 हाउस में चुन लिए गए। ठीक, तो इसमें बहुत सारी केसेस है, मैं तेजी से बता देता हूं। अगर आप बोथ द हाउसेस, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों जगह आप चुन के आ जा रहे हैं, तो यू हैव टू टेल विद इन 10 डेज, you have to tell within 10 days कि आप लोकसभा में रहेंगे या राज्यसभा में रहेंगे। ठीक है, अगर नहीं तो राज्यसभा की सीट वेकेंट हो जाएगी। अगर विद इन 10 डेज आपको बताना आप कौन सा चुनेंगे। इफ नो, अगर आप नहीं चुनते हैं तो राज्यसभा की सीट जो होती है वो वेकेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक सिटिंग मेंबर, अगर सिटिंग मेंबर है, मान लिया आप लोकसभा के मेंबर हैं ऑलरेडी और आप राज्यसभा में चुन लिए गए, तो ये वाली सीट आपकी वैकेंट हो जाएगी। ठीक, अगर आप लोग राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है, ऑलरेडी, और लोकसभा में चुन ली जाए, तो आपकी राज्यसभा की सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लें कि अगर कोई व्यक्ति 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आता है, जैसे 2014 में आप देखेंगे मोदी जी बनारस से भी जीते थे, वडोदरा से भी जीते थे। बनारस में अरविंद केजरीवाल को हराए थे, हिज प्राइम कंटेंडर, एंड वहां पे मधुसूदन मिस्त्री को हराए थे। तो उस सिचुएशन में अगर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2 सीट से आप जीत करके आ रहे हैं
और अगर आपको बताना पड़ेगा कि आप ठीक है किस सीट को रखना चाहते हैं, नहीं तो बोथ बिकम्स वैकेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। कैसा डिफॉल्ट कि आप ये बताने में नहीं बता पा रहे हैं टाइमली कि भैया कौन सा सीट आप रखें। ठीक है। सिमिलरली एक और केस है, अगर कोई व्यक्ति एक साथ स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों का मेंबर बन जाता है, ठीक है, तो उसकी पार्लियामेंट की सीट वेकेंट हो जाती है अगर वो लेजिस्लेचर से 14 दिन के अंदर रिजाइन नहीं करता है। इफ दोनों, ठीक है, अगर वो दोनों का मेंबर बन जाता है पार्लियामेंट एंड विधानसभा, तो दिस बिकम्स वेकेंट if he does not resign from विधानसभा इन 14 days। अगर 14 दिन में नहीं बताते हैं तो दोनों ही सीट उनकी क्या हो जाएंगी, वेकेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये सब कुछ बातें थी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, है ना। और फिर हम लोग आगे बात करते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग कल बात करेंगे। थोड़ा सा छोटी सी चीजें करके निपटा के खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेना। रेजिग्नेशन की अगर मैं बात करूँ, है ना, कि भाई किसको रिजाइन करते हैं, तो देखिए जो लोकसभा के एमपीज हैं, ठीक है, वो किसको रेजिग्नेशन देते हैं, स्पीकर को। जो राज्यसभा के हैं वो किसको देते हैं, चेयरमैन को, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, दोनों हाउस के। नेक्स्ट, अगर आप 60 दिनों तक एब्सेंट रहते हैं, 60 डेज विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, तो आपकी सीट रद्द कर दी जाएगी, आपकी सीट जो है वो कैंसल्ड कर दी जाएगी, लोकसभा या हो या राज्यसभा। लेकिन हाँ, उस दौरान अगर हाउस एडजर्न हुआ है 4 दिन से ज्यादा तो उसे काउंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, अच्छा, ये चीजें हैं। बाकी हम लोग कल के केस में बात करेंगे, अदर केसेस क्या होते हैं, ठीक है, कल बात करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ। होप सो चुके आज थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल भी नहीं है, क्योंकि नया सिस्टम लाया हूँ, बहुत सेटिंग किया हूँ। तो बाकी कल से रेगुलर लेक्चर्स आएंगे इसी तरीके से। मैंने माइक भी बदला है, कुछ लोग की कंप्लेंट्स आ रहे थे कि साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, और आपने देखा होगा मैंने स्क्रीन वगैरह भी लगाई है ताकि पीछे का बैकग्राउंड गायब हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोट्स पढ़ें, आईएएस थिंक टैंक चैनल में डीपीपी बनाएं। थैंक यू।